नाम फरीदा यूनुस है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रहा है मेरा 25 साल की मेरा एक एक्सपीरियंस है। और अभी रिसेंटली मैंने 18 ग्रेड से रिटायरमेंट ली है इसी प्रोजेक्ट की खातिर, झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट। इसका जो बुनियादी थीम था मेरे हस्बैंड मरहूम यूनुस सामान साहब का था। सड़क पर फिरते हुए इन बच्चों को देख के कहीं उनके जहन में ये सोच आई कि तालीम सब के लिए है, तो फिर इन सड़क पे फिरते हाथ फैलाए हुए मैले कुचैले बच्चों का क्यों नहीं। तो ये एक ऐसा थीम था जो उनके दिल में आया और फिर उन्होंने इस पे सोचा कि क्या काम हो सकता है। तो अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने 2013 में इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट को उन्होंने एक बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड करवाया और काज़माबाद झुग्गी बस्ती में पहला झुग्गी स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया। झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट, इसका बुनियादी मकसद झुग्गी बस्ती में रहने वाले गदागर बच्चों और ख़वातीन को ना सिर्फ तालीम और तरबियत फराहम करना बल्कि इनको हुनर सिखाकर माशरे का मुफीद और फ़ाल शहरी बनाना था। मेरा नाम मोहम्मद शफीक मलिक है और मेरा तल्लक जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है। और यहाँ पे चकवाल की जो सबसे बड़ी तंजीम है अल वजूद, जिसे ऑल वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट चकवाल की है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। चकवाल में बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे जो चकवाल की आबादी है 14 लाख इस वक्त चकवाल की आबादी है। और इसमें जो बंजारे हैं या जिन्हें फ़कीर हम कहते हैं, इनका कोई इनका ठिकाना नहीं है, कोई इनकी आइडेंटिटी नहीं है, कोई इनका वोट नहीं है और कोई इनकी शनाख्त नहीं है। ये खुद इलिटरेट हैं, इन्हें तालीम की कोई कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। इनका सिर्फ ये काम होता है कि ये जब आते हैं सब उठते हैं, मांगने जाते हैं, मांग के आते हैं और एक दिन के इनके पास खाना आता है, अगले दिन की ये सोचते नहीं है कि कल हमने क्या करना है। मेरा नाम यासीन चौधरी है जी। कारोबार के पेशे से मैं मुंसलिक हूँ, सहाफ़त से भी कुछ मेरा ताल्लुक़ है। तो ये झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट हम लोगों ने तकरीबन आज से 6 साल पहले शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जो रूह रवान थे, जिनका ये ख्वाब था, वो हमारे दोस्त थे यूनुस सामान मरहूम, जो गुज़श्ता 35 साल से सहाफ़त से मुंसलिक थे। हम 3-4 दोस्तों ने इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो पता चला कि ये तो एक इतना बड़ा पाकिस्तान का फील्ड है जिस पे शायद अगर जितना भी काम किया जाए कम है। ये सिर्फ ये नहीं था कि ये बच्चे सिर्फ भीख मांगते थे या इनका कोई इनके वालिदैन का या कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं था, बल्कि इनके मुआशी और माशरती मसाइल इतने ज़्यादा थे कि हमें 1-2 महीने में ही हम एक अजीब हैरत में चले गए कि ये कौन सी दुनिया है। ये एक शहरों के बीच में, एक पाकिस्तान के बीच में, एक आबादी के कंक्रीट के जंगलों में एक हकीकी जंगल भी आबाद थे। तो शुरू में हम इन लोगों को जब आए तो इनके इतना आसान नहीं था इन लोगों से इंटरेक्ट करना, इन लोगों से बात करना, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे माशरे से ऐसे इनको हम लोगों ने काट के हुआ था जैसे ये बिल्कुल कोई उज़्वे मफलूज हैं। हमें जो जिस चीज़ का सबसे पहले एहसास हुआ वो ये हुआ कि अगर इनको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है तो सबसे पहले तो इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो बच्चे थे ये एक अर्निंग हैंड पे भी थे, सोर्स ऑफ इनकम भी थे। कोई 100-50 कमा लिया तो हमें ये एहसास हुआ शुरू में ही कि इनको बहुत मुश्किल है ये कहना कि आप ये सब छोड़ दें और पढ़ने आ जाएँ। तो उसमें हमें जो चीज़ें फ़ील हुई पहले सर्वे में वो ये, एक तो इन बच्चों को हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी इंटरटेनमेंट इनको हम देनी पड़ेगी, जैसे कभी कुछ रस ले ले, कोई बिस्कुट ले लेते हैं, कोई जूसेस ले लेते हैं। दूसरा, इनके पेरेंट्स को भी हमें कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव देना पड़ेगा जिस पे ये राज़ी हों, वरना ये नहीं आते थे। इस तरीके से फिर हमने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इन सब हर झुग्गी को हम, हर बच्चे को हम एक मंथली राशन पैकेज देंगे जिसमें घी होगा, चीनी होगी, आटे का थैला होगा। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका रिस्पांस पहले महीने में ही बहुत अच्छा आया। इन्होंने खुद अपने बच्चे देना शुरू, उससे हमें एहसास हुआ कि जो लोग इनके बारे में सोचते हैं वैसे है नहीं। इन लोगों में भी उतनी ही ख्वाहिश है। इनके बच्चों का IQ लेवल शायद हमारे बच्चों से ज़्यादा है, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल माँ की गोद से निकलते ही, बल्कि माँ की गोद में ही ये लोग इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। उस झुग्गी बस्ती में जो झुग्गी प्रोजेक्ट स्कूल बनाया गया था, वहाँ पे बच्चों को इब्तदाई तालीम देकर और स्कूल की अक़दार से वाक़फ़ियत दिलाकर, स्कूल के माहौल से फ़ेमिलियर करके उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूलों में भेज दिया जाता था। जैसे कि तकरीबन 66 बच्चे ऐसे थे जो उस वक़्त गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाए गए। मेरा नाम युसरा नवाज़ है, मैं 4वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
मुझे पहले पढ़ना नहीं आता था, ना मैंने पहले पढ़ा है। फिर जब हमारे घर के पास जो कि स्कूल बनाए, बहुत मेहनत हमने भी की और इन्होंने भी साथ में बहुत मेहनत कराई। जब हम इस काबिल हो गए कि हमें अब पढ़ना आ गए, तो फिर इन्होंने हमें दूसरे स्कूल में डाल दिया। हमारी क्लास में 34 स्टूडेंट है जिनके साथ हमारा मुकाबला हुआ है और जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन आई थी। हम 8 बहन हैं और मैं 8 बहनों में से कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मैं पढ़ी हुई हूँ। अभी माशाल्लाह इनके ज़रिए जो मेरे से छोटे बहन भाई है वो भी स्कूल जाते हैं। अभी जो सिचुएशन है, हमने जो ये मेन स्कूल बनाया है, इसमें हमारे पास 3 बस्तियों के बच्चे आ रहे हैं और ये 50 बच्चे हैं। इनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है। इनको हम यहाँ पे नहलाते धुलाते हैं। हफ्ते में एक दिन हम शावर डे मना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलत इनके लिए है। दिन में इनको खाना खिलाया जाता है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, शूज़ और इनके घर वालों के लिए फ़ूड पैकेज है। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व है और ना ही हम किसी से मांग रहे हैं। यहाँ पे हम 3 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। एक रस्मी तालीम, एक अखलाकी अक़दार या वैल्यूज़ और तीसरी इनको हुनर सिखाना। रस्मी तालीम में तो आप दीनी और दुनियावी दोनों तालीम कह सकते हैं कि हम इन्हें बुक्स भी पढ़ा रहे हैं क्लास वाइज, और जो दीनी तालीम है उसमें हम इन्हें कुरान पाक, नाज़रा कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, नमाज, कलमा, दरूद, दुआएं। चूँकि ये लोग अखलाकी तौर पर बिल्कुल ही बेबहरा हैं, इनकी अखलाकी वैल्यूज़ नहीं हैं और ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, इस्लाम क्या है, मज़हब क्या होता है। तो इसलिए ये चीज़ हम इनको बता रहे हैं कि बेसिकली इंसान होने के नाते इनके हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं और माशरती अक़दार क्या हैं। तालीम के साथ तरबियत का अंसर भी इनके साथ शामिल है। जैसे खाना जब ये बच्चे खाते हैं तो बाकायदा दुआ पढ़ के, इनको पता है दुआ पढ़नी है, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पानी कैसे पीना है, बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब यहाँ पे हमने स्कूल स्टार्ट किया तो हमारे पड़ोस से ख़ातून आई तो कहती हैं कि मैडम जी ये आपने क्या काम शुरू किया है, ये लोग नहीं बदल सकते, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वही रहेंगी और ये गदागर हैं, ये गदागर ही रहेंगे। तो मैंने कहा चलें हम देखते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं। तो आई थिंक 2 से 3 माह गुज़रे थे जब वो ख़ातून मेरे पास आई तो उसने कहा कि नहीं मैम, मैं गलत थी, आपने कमाल कर दिखाया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है कि मैं गांव गई हुई थी, तो जब वापस आई हूँ, रक्शे से उतरी हूँ, तो बच्चे आगे से छुट्टी हुई तो जा रहे थे, तो एक बच्चा मुझे कहता है कि आंटी अस्सलाम वालेकुम। तो कहती है कि मैं उसको देख के हैरान हो गई और जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ये इनकलाब आ सकता है। मेरा नाम हलीमा सादिया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हूँ, FA किया हुआ है। FA के बाद मैं घर बैठी हुई थी तो अपने गांव में बहुत सारे अमीर लोगों को देखती थी कि वो स्कूलों में जाते हैं और उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी थी जिनके बच्चे वो घर में बैठे रहते सारा दिन। तो इधर उधर शादियों पे चले जाते थे, खाना ले आना, भीख मांगना, सब कुछ करते थे। मुझे बहुत दुख होता था। मैं कहती थी कि ये भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे हम मेरे पास आते थे और कुरान पाक की तालीम देती थी मैं उनको, लेकिन वो इतने ज़हीन थे कि वो फ़ौरन हर चीज़ को पिक कर लेते थे। जो मेरी तरह अपने घरों में लड़कियां लड़के इसी तरह मैट्रिक करके BA करके बैठे हुए हैं, वो भी अपने इर्द गिर्द मोहल्लों में देखें कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको तालीम की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि उनकी हेल्प पैसों से की जाए, वो उनके साथ मेहनत करके उनको तालीम हासिल करने में उनकी हेल्प करें और उनको पढ़ाएं, ताकि उनकी इस छोटी सी एफर्ट से ये बच्चा मज़ीद आगे जाएगा और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हुनर में हम इनको एक तो कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट में हमारी चेंज आ रहा है उसके कॉज क्या हैं और एज़ इंसान हमारी फ़राइज़ क्या बनते हैं।
तो ऐसा हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो कि इर्द गिर्द बिखरा पड़ा रहता है और हमारी ज़मीन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, उसको हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसमें हमने बेसिक 2-3 चीज़ें ली हैं, जिनमें शॉपिंग बैग हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। जिनमें शॉपिंग बैग से हम मुख्तलिफ मैट्स, पर्स, हैंड बैग और मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्हें बनाना सिखा रहे हैं। और जो बॉटल्स हैं उनसे हम मुख्तलिफ़ आराइशी चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं, जैसे फाउंटेन हो गए, छोटे छोटे फाउंटेन लोग ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो बहुत खूबसूरती से हम उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम कुदरती जो चीज़ें हैं खुश। सेकंड चीज़ जो हम इस प्रोजेक्ट में ला रहे हैं वो है ख़वातीन को हुनरमंद बनाना और उनको इस माशरे का फ़ाल शहरी बनाना। गदागर बच्चियाँ, नौजवान जो सड़क पे फिर रही होती हैं, उनको हम इस स्कूल में ला रहे हैं और उनको हम इसी तरह से सुबह के टाइम नाजरा कुरान पाक और इस्लामी तालीमात, मुख्तलिफ़ मसाइल, उनका हल, दुआएं, नमाज ये सिखा रहे हैं। और फिर सेकंड टाइम में हम उनको सिलाई का हुनर दे रहे हैं। तो सिलाई में भी ये है कि हम जस्ट उन्हें सिखा नहीं रहे, हम चाहते हैं कि वो इसको अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाएं और बजाय हाथ फैलाने के वो इस जो रिज़्क़ हलाल कमाने का नशा होता है, इससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मेरा नाम बाली रानी है और मैं शहर चकवाल में रहती हूँ। जिस महल्ले का नाम है सलगोजरा। और रिक्शे की पहल जो ज़िंदगी थी कि मैं भीख मांगती थी। मैं 12 साल की थी, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे अब 2 बेटे हैं। मैं रिक्शे के पहल भीख मांग के 2 टाइम की रोटी बना लेती थी और लोग तरह तरह की बातें करते थे। उसके बाद जुग्गी स्कूल बना था इधर, उन लोगों ने कहा कि हम रिक्शा लेके दें तो क्या चला लोगी। मैंने कहा एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो रिक्शा है। मैंने कहा भी ठीक है, भी मुझे रिक्शा दे दें। मैंने फिर 1.5 महीना मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद इन लोगों ने मुझे रिक्शा लेके दे दिया। जब मैं रोड पे आई तो मुझे महसूस हुआ कि पता नहीं मैं किस काम को शुरू मैंने कर लिया। तरह तरह की लोग बातें करें, रिक्शे वाले इतने तंग करते थे और मैंने किसी की बात अपने माइंड में ली नहीं है। मैंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, मैं भला किसी की बात क्यों सुनूं। मैं फिर इसी तरह चलाती रही, फिर मेरी शिफ्टें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बच्चों की लिखी थी वो मुझे मिलती रहती है। और मुझे देख के, मैं ख़ातून वो हूँ कि जिसने सबसे पहले इस चकवाल में रिक्शा चलाया, और मुझे देख के अब 12 लड़कियाँ रिक्शा चला रही हैं और उन लड़कियों को भी मैंने ट्रेन। इतनी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो मुझे एहसास हुआ है कि बच्चों की ज़िंदगी अपने वालिदैन संभालते हैं और वालिदैन बना सकते हैं। मैंने फिर यही कहा है कि मैं इन बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी, इतना तालीम दिलाऊंगी कि ये कल किसी काम के हो जाएंगे। कल कोई इस तरह ना कहे कि ये झुग्गी वाले के बच्चे हैं या कि रिक्शे वाले के बच्चे हैं। हर इंसान में बदलने की ख्वाहिश होती है, तो इनमें भी बदलने की ख्वाहिश क्यों नहीं हो सकती। जब इनका बच्चा बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहन के, बैग लटका के घर से निकलता है तो एक माँ उसको फ़ख्र से देखती है। मसला ये है कि कौन आपका हाथ पकड़ के उस कुएं से निकाल रहा है जहाँ पे आप रह रहे हैं, या उन मुश्किलात से निकाल रहा है। आई थिंक इनको निकालने वाला कोई नहीं है, ये निकलना चाहते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे गदागर ऐसे आ रहे हैं जो हमें ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हमने 50 बच्चों पे क्लोज़ इसलिए किया हुआ है कि हमारे पास मज़ीद एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने के लिए कुछ नहीं है। सो मैं इन 50 बच्चों पे फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इर्द गिर्द की बस्तियों के बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं, हम सब के मुंतज़िर हैं कि हम उनका हाथ पकड़ें और उस दलदल से उन्हें बाहर निकालें। कहा यह जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी। क्या ऐसी माँ होती है? रियासत को चाहिए कि इन लोगों को ऑन करे, लेकिन बदकिस्मती से इनके पास शख्सी कार्ड नहीं है और इनके पास वोट नहीं है। अगर इनके पास वोट होते तो ये 50-60 हज़ार वोट अगर यूँ पड़ा होता ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासतदान है या हमारा हुक्मरान है वो ज़रूर इनकी तरफ तवज्जो करता। लेकिन चूँकि उन्हें इनसे कोई गर्ज नहीं है, कोई इनको मतलब नहीं है, इनका कोई वोट नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, इसलिए इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया
कि पैसा तो आप कमाते ही रहते हैं, लेकिन दिल का सुकून, सेटिस्फेक्शन और शायद ज़िंदगी में एक लम्हा आता है कि जब आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ बेफ़ायदा है, सिर्फ यही है कि आपके हिस्से में जो है वो आप दूसरों के लिए कर लें। सो शायद वो टाइम मुझ पे आ गया और मैंने ये एक डिसीजन लिया कि ये बच्चे जो हैं इनके लिए अब मैं कुछ करूं। चूँकि यूनुस साहब का भी ये एक मकसद था कि वो कहते थे कि मेरे बच्चे एक ख़ास मकाम पे पहुंच चुके हैं, लिहाजा, और मुझे अक्सर कहते थे कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा इनके लिए दो। उस वक़्त तो मैं उस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं पेंशन ले रही हूँ और मेरी पेंशन का एक मखसूस हिस्सा इन बच्चों के उसमें जा रहा है और मैं बड़ी खुशी खुशी इन पर ख़र्च करती हूँ, इसलिए कि मुझे रात को बहुत पुरसकून नींद आती है। पिंडी के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं कि किसी दौर में ये पहलवानी का एक समझ लें कि मरकज़ की हैसियत रखता था। 12 अखाड़े होते थे और बड़े बड़े जुलूस निकलते थे जब पहलवानों के दंगल होते थे। 1927 में जो ऑल इंडिया के मुकाबले हुए थे उनमें चैम्पियन भी एक पिंडी के ही बने थे। ये जो अखाड़ा है कम व बेश इसकी जो तारीख है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये आखिरी अखाड़ा रह गया है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हुकूमत के यही रवैये रहे तो शायद ये अखाड़ा भी जो है तारीख की किताबों में चला जाए। पहले तो इस अखाड़े का नाम था मेन लियाकत बाग, मरकज़ी अखाड़ा इसका नाम था, और अभी जितनी एरिया में है इससे इसका कई गुना एरिया बड़ा था। फलों के दरख्त लगे हुए थे और बिल्कुल एक नेचुरल इसकी एक ब्यूटी थी। लेकिन 1952 में हमारे उस्ताद जी रुस्तम रावलपिंडी बने, फिर उनकी एक जिसको कहते हैं ना कि काउंटलेस एफर्ट्स के बाद इसका नाम फिर हमने दारुल सेहत अखाड़ा दाद पहलवान रख दिया इस अखाड़े का नाम। पिंडी के बहुत नामवर लोग इस अखाड़े से उनका तल्लक रहा है, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो मेहदी हसन, जिनको शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है, वो इस अखाड़े में आके वो और उनके उस्ताद कसरत भी किया करते थे और शाम को आके उस्तादी शिगिर्दी का जिसको कहते हैं कि कसब हासिल करते थे बाकायदा तौर पे। और उसके अलावा जो मौजूदा वफाकी वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद, उनका भी इस अखाड़े से तल्लक है, और उनके भतीजे शेख शाकर साहब वो भी यहाँ आते रहे हैं। और इसके अलावा जो आगा अब्दुल रशीद जिलानी मेयर रहे हैं, उनके वालिद साहब भी इस अखाड़े में आते रहे हैं, और भी बहुत से नामवर लोगों का इस अखाड़े से तल्लक रहा है। हमने अपने होश में इस अखाड़े में 25 से 30 पहलवान रोज़ाना सुबह शाम आते हुए ज़ोर करते हुए देखे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब इस फ़न को इतना ज़वाल आ गया है कि लड़के जो है ना वो इस तरफ से हटते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह हुकूमती सरपरस्ती ना होना। ये अखाड़ा 1920 में कायम हुआ है। पाकिस्तान बनने से पहले रावलपिंडी के अंदर 12 अखाड़े थे और पाकिस्तान बनने के बाद तक भी वो 1970 तक भी रहे हैं। आज अकेला अखाड़ा जो कि लियाकत बाग में ये रह गया है, और ये भी हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। इसके अंदर किसी से कोई फ़ीस नहीं है। जिस तरह बॉडी बिल्डिंग क्लब है उसके अंदर नौजवान जाते हैं और वर्जिश करते हैं तो उनसे फ़ीस ली जाती है, लेकिन हमारे अखाड़े में किसी चीज़ की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। हम सब दोस्त यार मिलकर अपने अखाड़े को चला रहे हैं। इसके बिजली के बिल हो गए, जो पहलवान सरदाई वगैरह बनाते हैं उसके जो बादामों पे ख़र्चा आता है, जो भी पहलवान तैयार करने पे ख़र्चा आता है, वो सब हमारी एक तंजीम है। हम सब आपस में कोऑर्डिनेट करके अपनी जेब से पैसे देकर ठीक है पहलवान को देते हैं ताकि वो तैयार हो और मुकाबला लड़े। ये जो अखाड़ा है पहलवानों के लिए रखता है। वज़ू की हालत में जब जोर करते हैं हम अखाड़े के अंदर तो हमें ये कहा जाता है कि वज़ू की हालत में जाओ। अगर नहीं वज़ू की हालत में जाओगे तो तुम्हें चोट लगेगी। वज़ू में आना, अखाड़े की खिदमत करना, अखाड़े को साफ़ रखना, अपने जिस्म बदन को पाक साफ़ रखना, ये पहलवानी के मेन असूल है। जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि अक्सर बॉडी बिल्डिंग क्लब में मैं गया, क्योंकि होता है सर्दियों में हमारी ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, हम कहते हैं चलो यार किसी क्लब का रुख करते हैं, तो वहाँ गाने लगे होते हैं, फोश कलामी लोग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जुगते मार रहे होते हैं, तो उस चीज़ की इस फ़न में इजाज़त नहीं है। इस फ़न में सरासर अदब है और ये पूरी समझ ले एक माशरत है, पूरा एक इल्म है। इसीलिए जितने भी अखाड़े हैं उनके नाम के साथ दारुल सेहत रखा जाता है कि सेहत की जगह है, यहाँ सेहत की तालीम दी जाती है। इसी तरह जब हमारे खलीफा या उस्ताद आते हैं तो पहले उनके गोडों को हाथ लगा के फिर हम अखाड़े में जाते हैं, और जब ज़ोर की इजाज़त होती है पहले उस्ताद से या जो बुज़ुर्ग बैठे हैं उनसे ज़ोर की इजाज़त ली जाती है, फिर किया जाता है।
मेन बात यह है कि अदब एहतराम जो है वो इसमें बड़ा मलूज़ खातर रखा जाता है। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैं इसी पिंडी शहर का रहने वाला हूँ। 12-13 साल की उम्र में था तो अपने बड़े भाई को देख के मुझे भी शौक़ पैदा हो गया पहलवानी का। माशाल्लाह हाथ ऐसे थे कि काम भी करना पड़ता था और प्रिंटिंग प्रेस का मैंने काम किया साथ साथ। पहले तो हमारा अखाड़ा था ईदगाह कब्रिस्तान में, ये बड़ी पुरानी बात है। तो उसके बाद 93 में मैं अपने बड़े उस्ताद जी सादात पहलवान के अखाड़े में आ गया था। तो 93 से लेके अब तक हम यहाँ आते रहते हैं, अपना शौक़ पूरा करते हैं। हमारे उस्ताद जी अब इस दुनिया से गुजर गए हैं। तो ये हमारा नाम उस्ताद का दिया तोहफा है हमारे ये अखाड़ा, जिसे हम देखते हैं आगे हमारा बड़ा दिल खुश होता है। खलीफा जो होता है वो एक उस्ताद जी एक अपना खलीफा मुकर्रर करते हैं ख़ास शागिर्द को, वो जो बाकी लोगों को बच्चों को काम पहलवानी सिखाने के लिए कि अगर मैं नहीं तो मेरे बाद ये मेरा खलीफा है, जब आपको पहलवानी सिखाएगा। वो भी दाव पेच का उस्ताद होता है, मास्टर होता है, वो सबको वो सिखा रहा होता है साथ के साथ, इसलिए उसको खिलाफत मिलती है। उस्ताद जी के बाद फिर वो कायम मुकाम उस्ताद बनते हैं। पहलवानों की खुराक स्टार्ट होती है जब लड़का इस अखाड़े में आता है, अखाड़ा गोड़ता है, करता है, आहिस्ता आहिस्ता जब उसको खुराक की ज़रूरत होती है हम स्टेप वाइज उसको बताते हैं। सबसे पहले जो है ना उसको हम बताते हैं बादामों की सरदाई। बादामों की सरदाई ये है कि फ़ी बंदा तकरीबन जिसको कह सकते हैं ना कि आप 50 से 60 दाने बादाम फ़ी बंदा, और उसमें काली मिर्च होती है और इलायची होती है, ज़ीरा होता है, वो हम उसको स्टार्ट कराते हैं। सर्दियों में वो गाढ़ी करके पीता है और गर्मियों में वो लाइट करके पीता है। उसके फ़वाइद ये हैं कि आपके जिगर मसाने में जो गर्मी पैदा होती है पहलवानी करने की वजह से, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना एक मशीन चलती है तो आपको उसको ऑयल देना पड़ता है, मोबाइल ऑयल समझ लें। पहलवानों के लिए ये मोबाइल ऑयल या ऑयल की जगह है, लुब्रिकेट करती है इनको, इनके मसाने जिगर की गर्मी निकालती है। ज़्यादातर अक्सर जो लोग इस शौक़ में आते हैं वो गरीबों के बच्चे होते हैं, और गरीबों के बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं होता। और जब खाने को कुछ नहीं होगा तो पहलवान कैसे बनेगा। पहलवानों के मतलब मशहूर है कि जिसको स्याला कहते हैं, सर्दी में पहलवान ट्रेनिंग करते हैं और गर्मी में वो बाहर निकलते हैं। मसलन सर्दी के जो 3 महीने होते हैं उनमें उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और ट्रेनिंग का जो बेहतरीन टाइम होता है वो रात 2-2:30 बजे होता है। उस वक्त वो रुमाली बांधते हैं और अपनी मेहनत स्टार्ट करते हैं। मेहनत इसको कहते हैं जो ये डेंट लगाते हैं, बैठक लगाते हैं, स्पाटे लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो एक नॉर्मल भी पहलवान के लिए 4 से 5 किलोमीटर दौड़ और 1000 एक डेंट, 1000 बैठकें, 1000 स्पाटे, जिसने एक तहसील लेवल की या ज़िला लेवल की रुस्तमी लड़नी है, तो ये जो है ना उसका मेन एक्सरसाइज और खुराक। लेकिन ये लोगों ने एक बहुत ज़्यादा बनाया हुआ जी, बकरे खा जाते हैं, बकरे खाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कसरत होती है, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल के मुकाबले लड़ने हैं। हमें जो हमारे उस्ताद जी ने बताया कि 360 दाव हैं, और मैंने पूछा उस्ताद जी 360 दाव, कहते बेटा ऐसा नहीं, इसको 4 से ज़रब दो। उस्ताद जी वो क्या, फिर 360 दाव हैं, फिर 360 उसकी रोक। एक दाव जब बंदा लगा उसको दाव रोक लेता है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर 360 उसकी काट भी है 360, फिर 360 उसकी तोड़। तो हिसाब लगा 4 पे ज़रब दे दो तो कितने माने। फिर पहलवानी में जो सबसे चीज़ है जो बड़ी अहमियत की अमल है वो जुर्रत, सुरत और फुरत। ये बड़ी कमाल चीज़ है। जुर्रत, एक बंदा का जब बच्चा जब पहलवानी सीख के ऊपर आता है, जो पहलवान था उसमें जुर्रत होने चाहिए सामने वाले को देखने की, उसके बारे में मुकाबला करने कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सूरत कि वो एकदम घबरा ना जाए, बिल्कुल कैम का बड़े सुकून से जाकर उसे पकड़े, आराम से फुल अक्ल के साथ। और फुरत क्या होता है, जैसे उसने दाव लगा उसे फ़ौरन उसका तोड़ कर दे, फ़ौरन रोक लगा दी उसकी। इसमें जुर्रत, सूरत और फुरत ये पहलवानी की मस्त चीज़ है। होते रहे हैं, साल में हो गया, 6 महीने में हो गया। लेकिन उस दौर में एक और चीज़ थी कि इसके साथ बहुत से लोग थे जिसको कहते हैं ना कि जिनका रोज़गार मुंसलिक था, उनको हम कहते होते हैं ठेकेदार। वो ठेकेदार मुंसलिक थे, वो मुख्तलिफ पहलवानों को, किसी को 2000 देना, किसी को 5 देना, किसी को 300 देना, किसी को मुख्तलिफ रेट पे पहलवानों को कुश्तियाँ कराते थे। मुल्क है इंडिया, वहाँ आपके पाकिस्तान के बॉर्डर से ले के तकरीबन पूरे इंडिया में रोज़ाना मुकाबले होते हैं। रोज़ाना ट्रैक्टर और गाड़ियों से ले के लाखों रुपये नकदी तक को नकद इनामात देते हैं। और उनके लड़के जो ट्रेंड याफ्ता हैं वो कहाँ
पूरी दुनिया में जगह जगह पे वो, इवन दुबई में मुख्तलिफ जगहों पहलवानी की वजह से वो नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि हमें बस गवर्नमेंट बजट भी नहीं देती, और कुछ जो बजट देती है वो ऊपर लेवल पे ही खाया जाता है, नीचे लेवल पे आता ही नहीं बजट। 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये का हमने 2015 में आल पंजाब दंगल कराया और हुकूमत ने हमें सिर्फ 10,000 रुपया दिया, और ये भी उनका रवैया ये था कि 10,000 लेने ले लो, नहीं लेने तो हमें वापस कर दो। 1000 मिल जाता है, 2000 मिल जाता है कुर्सी लड़ने का, मतलब वो पहलवान को किसी उतने में तो वो तेल ही लगा लेता है बेचारा, महीने का 2-3 हज़ार का तो तेल ही लगा लेता है। फन पहलवानी का जहाँ तक ख़त्म होने का ताल्लुक है, सबसे बड़ा मैं उसको कसूरवार उठाऊँगा मीडिया को। हमारा मीडिया कसूरवार है। बेशक ये छोटा सा अखाड़ा है, लेकिन इसको सुबह शाम कवरेज मिले, लोगों को पता चले हैं बच्चे लोगों के बच्चे आते हैं, ये खेलते हैं अपने जिस्मानी नशो नुमा के लिए। चलो ना खाने को मिले ना सही, लेकिन है तो हैं, आ तो रहे हैं। अगर लोगों को दिखाते रहे कि मीडिया का इस अमल दखल होगा तो ये कभी भी इस पर सवाल ना आता। फिर में आप देख लें, अब चाइना में मिसाल है क्रिकेट टीम नहीं है तो बाकी गेमें नहीं हो रही हैं। वो हर गेम को बराबर प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ क्रिकेट को तो बहुत ज़्यादा आप ले जाते हैं, और बाकी गेमें जो हैं वो जो है उनको मुआवजे हैं वो भी नहीं देते। इनामात का क्या है कि 99 में हमारे एक ऑफिशियल आखिरी दंगल हुआ था गुजर खान में, उसमें शायद पहलवान जेलमी रुस्तम रावलपिंडी बने थे। उसके बाद अभी तक कोई ऑफिशियल इनकाद नहीं हुआ मुकाबले का। अपने वादा आपके तहत हम करा रहे हैं। एक तो हमें रेसलिंग मैच चाहिए, फिर हमारे जो 8-10 लड़के हैं जो प्रॉपर सुबह शाम अखाड़े में आते हैं, उनका एक स्टाइपेंड होना चाहिए। उनका स्टाइपेंड मिनिमम 10,000 होना चाहिए, मैक्सिमम 30,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है। फिर हमारे पिंडी के अखाड़े के लिए एक नेशनल या इंटरनेशनल कोच होना चाहिए। पिंडी में और अखाड़े मंजूर किए जाएं, क्योंकि जब मुख्तलिफ अखाड़े थे पिंडी में तो एक मुकाबले की फ़ज़ा थी, 2 लड़के यहाँ से तैयार होने, 2 किसी और अखाड़े से तैयार होने। अब पिंडी में वाहिद अखाड़ा है, और इवन मैं अफसोस कर कहता हूँ कि जेलम से लेके अटक तक जब भी मैं मुकाबले कराता हूँ, फूने करता हूँ, जेलम से लेके अटक तक पहलवानी ख़त्म हो गई है। मैं पिंडी की आवाम से अपील करता हूँ कि वो अखाड़े में आए और इधर अपने बच्चों को लेकर आए, ताकि फ़न पहलवानी दोबारा से ज़िंदा हो सके। नहीं तो ये हमारा अखाड़ा जो एक रह गया है ये भी बंद हो जाएगा, और इधर किसी न किसी महकमे ने अपनी बिल्डिंग बना लेनी है और ये एक ख्वाब बन जाना है कि इधर एक अखाड़ा था। हमारे पिंडी के बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लोग हमारा साथ दें, हमारे पास आएँ, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती होगी या पहुँचेगी ज़रूर इंशाल्लाह। वो आके छोटे बच्चे जो हमारे उनके बच्चों को सरपरस्ती करें, उनको सैलरी वगैरह लगाएँ, उनको मंथली ख़र्चा दें, वो पहलवान बने। फिर देखते हैं कि हमारे शहर का, हमारे लोगों का नाम किस तरह रोशन होता है, हमारे फ़न का नाम किस तरह रोशन नहीं होगा।